नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादी है। तो मैं अपने चैनल लीगल ह्यूमैनिटी पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कुछ मैं आप लोगों को एमसीक्यू लाया हूं। तो आज हम लोग एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो आज के हमारे कुछ एमसीक्यू काफ़ी खास हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो कृपया जो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करें हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल लीगल ह्यूमैनिटी को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आप लोगों को फर्दर जानकारी मिलती रहे। तो अब मैं चलता हूँ आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो आप लोगों को पहला लेक्चर स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विन वन इज सुप्रीम। तो अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखा जाए तो सबसे सुप्रीम कौन है, तो सबसे ज़्यादा सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारे पावर ड्राइव हैं। ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी पावर हो, गवर्नमेंट का या इंस्टीट्यूशन का या चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, ड्यूटी हो, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्न होते हैं। तो हमारा जुडिशियल रिव्यू जो इंडिया का है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो हमारा जितना भी हमारा जुडिशरी से रिलेटेड संविधान के अंदर प्रावधान दिया गया है वो हमने अडॉप्ट करा है यूएसए से। तो यूनाइटेड स्टेट से जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो कोर्ट, ताकि वो जो एक्शन लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो किस प्रकार से जुडिशरी उन पे इंटरफेयर कर सकती है, उनको नल एंड वाइट करार दे सकती है, उसके बारे में जुडिशियल रिव्यू बात करते हैं। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैरी वर्सेस मेडिसन के केस में आया था। तो जब मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो फिर हम इस पर सारी चीज़, जुडिशियल रिव्यू के फंक्शन, जुडिशियल रिव्यू के इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, हर चीज़ पे बात करेंगे। यहाँ से मैं एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चैनल के साथ जुड़े रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आने वाले इस चैनल में मैं सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो अब मैं जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है इंडिया और यूएसए में एग्जिस्ट करता है। फेडरल सिस्टम जो इंडियन एंड अमेरिका का है वो पूरी तरीके से फेडरल सुप्रीम कोर्ट पे बेस्ड है, कि जो चाहे वो स्टेट और यूनियन के लिए जो हमारी सुप्रीम न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे यहाँ। ऐसे ही इंडिया और यूएसए में भी इंटीग्रेटेड जुडिशरी का है। तो ये जो हमारा कॉमन सिस्टम है फेडरल सिस्टम का वो सेम है। तो ऑप्शन डी आप लोगों के लिए राइट ऑप्शन होगा। द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल सिस्टम दिया गया है वो हमने कनाडा से एक्वायर करा है। तो जो कनाडा से हमने अपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो हमने इधर उधर से अडाप्ट करी हैं। जैसे हमने डीपीएसपी अडाप्ट करी है, अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने जो ट्रेड कॉमर्स के बारे में लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल के बारे में यूएसएसआर से लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग जगह से कॉन्सेप्ट उठाए हैं। जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है वो हमने फ्रांस से लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो इसी आधार पे बेस्ड हैं। तो इंडियन फेडरलिज्म जो हमारा पैटर्न है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, तो हमारा इंडियन फेडरलिज्म जो कि हमने कनाडा से लिया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कनाडा होगा। अब और कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, जो यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो जो ये यूनियन ऑफ कॉन्सेप्ट ये आया ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से आया है, जहाँ पे सबसे पहले यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई थी। ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, उसके बारे में ये बात करता है। तो भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है। करेंट लिस्ट हमने कहाँ से एक्वायर करी, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से करंट लिस्ट को उठाया है। कनकरेंट का मतलब जहाँ स्टेट और सेंट्रल किसी भी चीज़ पे उनके पास पावर है कि वो कानून बना सकते हैं, जिसमें 52 आइटम अलग अलग एंट्री नंबर पे दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा।
तो कंकरेंट लिस्ट हमने अभी ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को बता दिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बारो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। जो 7 शेड्यूल में हमारे कंकरेंट लिस्ट दी है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बारो करी है। तो अब कंकरेंट लिस्ट के बारे में वही क्वेश्चन बार बार देखिए कितनी जगह आया, यूपी पीसीएस मेंस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है, तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से उठाए हैं। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो आयरलैंड से लिए, जो हमारे पार्ट 36 से 51 में इसके बारे में पूरा दिया। ये बताता है कि हम अपनी कंट्री का गवर्नेंस किस प्रकार से करेंगे, ड्यूटी की स्टेट की क्या होगी, कि जब वो लॉ बनाए तो सोसाइटी को किस तरीके से कौन कौन से प्रिंसिपल का यूज करें जिससे सोसाइटी में शांति, पीस, इक्वालिटी और हार्मनी मेंटेन हो सके, कॉमन गुड मेंटेन हो सके। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमने बारो करी है। कहाँ से बारो करी है, तो जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो हमने बारो करी है आयरलैंड से। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो आयरलैंड है। हमने अपनी डीपीएसपी जो कि हमारे आर्टिकल 36 से 51 में दी गई हैं वो हमने कहाँ से बारो करी हैं, वो हम आयरलैंड से बारो करी हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे पार्ट 4 में दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से ली गई है, तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो हमारे आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आयरलैंड है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है टेकन सर्टेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ उठाए गए हैं। तो जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आयरलैंड से लिया गया। तो राइट ऑप्शन आयरलैंड है। इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैलेंट और एक्सपर्टाइज जो हम कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करते हैं, ये हम कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो ये हम इन्फ्लुएंस हुए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है राज्यसभा फॉर्मेशन का, जहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नॉमिनेशन को, चाहे वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो वो 12 लोगों को सोशल सर्विस, आर्ट और लिटरेचर के उस पर अपॉइंट करता है। उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया प्रावधान वो आयरिश रिपब्लिक से लिया गया है। अब हम मिलान कर लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट हम लोगों को पता है कि हमने इसको कहाँ से एक्वायर करा है, हमने इसको यूनाइटेड स्टेट से एक्वायर करा है। तो 1 का 2 हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिखा है, तो यूनाइटेड किंगडम हो गया। इमरजेंसी हमने जर्मनी से उठाई है, तो ये 3 हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने आयरलैंड से लिया है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी है, जिससे हम कूट मिलान कर सकते हैं कि फंडामेंटल यूनाइटेड स्टेट से, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से, इमरजेंसी जर्मनी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से। तो अब अगर अगले क्वेश्चन में देखें तो फंडामेंटल राइट आप लोग को पता है यूएसए से दिया, कि इसमें कौन करेक्टली मैच नहीं, तो फंडामेंटल यूएसए से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से। सही बात है। रिसीडुअल पावर हमने कहाँ से उठाया है, हमने रिसीडुअल पावर कनाडा से उठाए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से उठाया, इंग्लैंड से उठाया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ हमने कहाँ से उठाया है, जापान से उठाया है। जो हमारा रिजर्विंग बिल आप गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए रखता है वो हमने कनाडा से वो उठाया है। कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाया है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी बनेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से उठाई। जैसे हम 3 पे पहुंचे तो 5 ऑटोमेटिक कट जाएगा, 5 ऑटोमेटिक कटेगा, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। तो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आयरलैंड से लिया है। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट से लिया है। तो हमने क्या देखा कि 1-5 किस पे आ रहा है, तो 1-5 जो पे आ रहा है वही सही उत्तर है। तो पहले 3 आ रहा है क्योंकि पहले आयरलैंड, और 3-5 जिसमें आएगा तो ये 3-5 आ रहा है। इस तरीके से आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने उठाया है वो हमने रसिया से लिया है, जो कि फार्मर सोवियत यूनियन पहले उसको बोलते थे। जो ये आई है 42 कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम अ लॉन्गेस्ट वन। ये तो बिल्कुल बात है कि जो इंडियन का संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है।
लेकिन क्या ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? तो ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट जरूर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल पे बेस्ड है, लेकिन जो एक ऊपर दिया है नीचे दिया है, असर्शन पूरी तरीके से रीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हद तक जा रहा है। तो हम ए और आर के साथ जाएंगे, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं दे रहा, वो लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, ये फंडामेंटल की बात कर रहा है। तो कहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो? इसलिए हम डी ऑप्शन पे गए हैं। तो आशा करता हूँ कि जिसमें हमारे 22 पार्ट 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल थे, जब हमारा शुरुआत का कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने फंडामेंटल राइट को यूएसए से लिया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी बनेगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो कहाँ दिया है? तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हमारे बारे में सबसे पहले फंडामेंटल राइट हमने वहाँ से लिया, जो पार्ट 3 में दिया है हमारे आर्टिकल 12 से 35 में, जो हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बारो करा है, जिसमें से हमारे यहाँ 6 फंडामेंटल राइट की बात है। राइट टू इक्वालिटी जो 14 से 18 में, राइट टू फ्रीडम जो 19 से 22 में है, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन जो 23 से 24 में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो 25 से 28 में है, कल्चर और एजुकेशन राइट जो 29 से 30 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो आर्टिकल 32 में दिया है, जहाँ का अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 और 226 के तहत। फंडामेंटल राइट जो अडॉप्ट हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेरिका से लिया गया है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेकन द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट का आइडिया हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया। तो जो हमारा इंस्पिरेशन है वो पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट के लिए यूनाइटेड स्टेट है, जो ये बताता है कि हमारे एवरीवन के इंडिविजुअल राइट क्या हो सकते हैं, को ऑनर और इंटीग्रिटी के साथ रह सकता है, डिग्निटी, उसमें आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जुडिशरी अगर स्टेट कोई आर्बिट्रेरीनेस शो करता है या कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जुडिशरी के पास पावर है कि उसको ओवरटर्न कर सकती है। तो आइडिया जो हमारी फंडामेंटल राइट है वो हमने यूएसए से लिया है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के सामने दिख रहा है। द ट्रेडिशन ऑफ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन फ्रॉम विच कंट्री? जो हमारा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ से बिगिन हुआ है? तो हमारा जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमने अमेरिका से रिटेन करा है। बहुत सारी चीज़ें हमने अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो पहला है वहाँ पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बना था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन की ये खासियत है कि ये सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 22 पार्ट है। पार्ट 4A जो है वो पार्ट 14A है वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया। पार्ट 9 जो है वो 74 कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया, जिसको हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। पार्ट 9B जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानते हैं वो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से जोड़ा गया। तो अब पार्ट और सब्जेक्ट और आर्टिकल के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं, सरसरी ग्लैंस देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमारा यूनियन और टेरिटरी की बात करता है जो 1 से 4 में दिया है। पार्ट 2 की बात करते हैं सिटीजनशिप, जिसमें 5 से 11 में दिया है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट 12 से 35 में दिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में 36 से 51 में दिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में 51A में दिया है। यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 में दिया है, 52 से 151 के बीच में दिया है। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट दिया है, 152 से 237 के बीच में दिया है। पार्ट 8 में दिया है यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है, जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश हैं, 239 से 242 के बीच में। पार्ट 9 में पंचायत के बारे में 243 से 243 के बारे में है। पार्ट 9A के बारे में म्यूनसिपालिटी 243 से लेकर 243 ZG में इसके बारे में बात है। पार्ट 9 में हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी 243 GH टू 243 GT में दिया है। पार्ट 10 में हमारा शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया के बारे में दिया है, जो 244 से 244A तक है। पार्ट 9 में हमारे रिलेशनशिप यूनियन और स्टेट के 245 से लेकर 268 तक में उनके पूरे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बात है। पार्ट 12 हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, जो 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक है।
पार्ट 13 जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स 301 से लेकर 307 तक की बात करता है। पार्ट 14 हमारा सर्विस की बात करता है जो 308 से लेकर 323 तक का प्रावधान दिया गया है। तो ये कुछ प्रावधान है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। पार्ट 14A है जो हमारा ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कौन सा है, इसके बाद हमारा आर्म ट्रिब्यूनल कौन सा है, रेलवे ट्रिब्यूनल कौन सा है, ताकि कोर्ट का बर्डन कम हो सके। तो ये 323A से 323B तक दिया है। इलेक्शन हमारा पार्ट 15 में दिया है जो 324 से लेकर 329A तक दिया है। पार्ट 17 हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है जो 343 से लेकर 351 तक जाता है। पार्ट हमारा 18 इमरजेंसी की बात करता है जो 352 से लेकर 360 तक जाता है। पार्ट 9 हमारा मिसचीनियस की बात करता है जो 361 से लेकर 367 तक जाता है। पार्ट 20 हमारा अमेंडमेंट की बात करता है 368 में जो अमेंडमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल मेजोरिटी रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, और जो हमारा अमेंडमेंट हम करते हैं जिसमें बहुत सारे केस हैं, सज्जन सिंह का केस है, मेनका गांधी का केस है, मैं सारी चीज़ों की बात करूंगा। पार्ट 21 में जो टेम्पररी प्रोविज़न दिए, स्पेशल प्रोविज़न, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या हमारा महाराष्ट्र के और गुजरात के प्रोविज़न हो, सिक्किम के प्रोविज़न हो, उन सब चीज़ों पे बात करता है। पार्ट हमारा 22 में 60 टाइटल कमेंसमेंट और अथॉरिटेटिव की बात करता है जो 393 से 395 के बीच में दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक मोटा मोटा जो ब्लूप्रिंट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना किस आधार पे है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्ट 22 पार्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं जिसमें 395 आर्टिकल उस पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ सिक्वेंशियल ऑर्डर इन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनियन और टेरिटरी जो हमारा दिया गया है वो आर्टिकल 1 से 4 में दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारा दिया गया है वो हमारा दिया गया है 51A में। इसके बाद हमारा जो अगला सिटीजनशिप है वो 5 से 11 में दिया है। फंडामेंटल ड्यूटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको पता ही है 36 से 51 में दिया गया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए आप लोगों का सही होगा। प्रोविजन ऑफ जो इलेक्शन कमीशन इंडिया का, हमने इलेक्शन के बारे में कहाँ से लिया है, तो हमने इलेक्शन का कोई भी प्रोविजन कहीं से बारो नहीं किया, इसलिए नन ऑफ द एबव ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। तो कौन सा मैच करेक्टली नहीं है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में दिया है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिया है, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में दिया है, जबकि यहाँ 6 है, तो ये गलत हो गया, इसलिए राइट ऑप्शन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनवाइज द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। जो तीसरा टायर सिस्टम है पंचायत का वो पार्ट 9 में दिया है। पार्ट 9 जो है वो पंचायत की बात करता है। 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो पूरी तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, जबकि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट म्यूनसिपालिटी या अर्बन लोकल गवर्नमेंट नगर पालिका की बात करता है, जो कि हमारे पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर सिस्टम की बात करता है, जहाँ ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत और मंडल पंचायत की बात है या ब्लॉक पंचायत की बात है। ये सारी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से बात करता है, जिसमें से जिला पंचायत में कम से कम 20 लाख पॉपुलेशन होना जरूरी है। इंटायर रूरल एरिया, उस डिस्ट्रिक्ट का जितने भी रूरल इलाके हैं उसका सबसे बड़ी जो गवर्निंग बॉडी है वो जिला पंचायत है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन ऑफ यूनियन और स्टेट के बीच रिलेटिव लेजिस्लेशन जो कि कानून से रिलेटेड जो संबंध है हमारे यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन बने हुए कि कौन लॉ बनाएगा, रेसिडरी पावर किसके पास है, इस तरीके से जो भी सारी चीज़ें हैं या लेजिस्लेटिव फंक्शन में कानून सेंटर बनाएगा कि स्टेट बनाएगा, जो भी रिलेशन दिए गए हैं वो पार्ट 11 में दिए गए हैं चैप्टर 1 में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। पार्ट 11 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यूनियन और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन पे बात करता है।
जो ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है पार्ट 12th में जो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट इनके बारे में बात करते हैं, जो कि पार्ट 2 इसके बारे में बताता है, जबकि पार्ट 1 जो है वो लीगल रिलेशन के बारे में बताता है कि कौन कौन से कानून है जो स्टेट बनाएगा, सेंटर बनाएगा, कहाँ दोनों बनाएंगे, उसके बारे में जानकारी दी है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एबॉलिशन ऑफ टाइटल जो है वो हमारा स्वाभाविक सी बात है फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो ये फंडामेंटल हो गया। ऑर्गेनाइज ऑफ विलेज पंचायत हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। अपॉर्चुनिटी एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आ चुका है, लेकिन जो एजुकेशन पहले 6 से 14 तक फंडामेंटल ड्यूटी में था। ये सारी चीज़ें भारत जो कि यूनियन ऑफ स्टेट है वो स्वाभाविक सी बात है हमारा यूनियन और टेरिटरी का पार्ट है। तो इस वजह से जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे बी होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। पार्ट 2 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सिटीजनशिप पे बेस्ड है। पार्ट 3 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो फंडामेंटल राइट से बेस्ड है। पार्ट 4 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे बेस्ड है। जो पार्ट 5 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है तो इसमें हमसे पूछा गया कि करेक्टली कौन मैच है, तो करेक्टली पार्ट 4 है हमारा फंडामेंटल राइट पे मैच है। सिटीजनशिप हमारा पार्ट 2 में दिया है, इस वजह से पार्ट 3 यहाँ पे गलत है। पार्ट 2 में फंडामेंटल राइट नहीं दिया, पार्ट 3 में दिया है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। व्हिच अमंग फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली कौन मैच नहीं है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में जो है बिल्कुल सही। यूनियन टेरिटरी गलत है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी आप लोगों का पार्ट 7 में नहीं दिया, पार्ट 8 में दिया है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट के जो हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हैं, तो इस पे मैं आप लोगों को बात कर ही चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ ही गए होंगे। तो अब चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आएंगे। तो अब चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच। जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्वाभाविक सी बात है हमारी पार्ट 17 में दिया है। यूनियन टेरिटरी हमारा पार्ट 8 में दिया है। शेड्यूल ट्राइब हमारा पार्ट 10 में दिया, लेकिन ट्रिब्यूनल जो है वो हमारा पार्ट 11 में नहीं दिया है, ये पार्ट 14 में दिया है, इसलिए ये गलत है। ट्रिब्यूनल नॉट मेंशन इन पार्ट 11 बट पार्ट 14 में ये बात दी है। और जो ट्रिब्यूनल के कॉन्सेप्ट है वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से आए हैं। जो ट्रिब्यूनल के बारे में 323 सब क्लास बी जो आर्टिकल है उसके बाद 323 बी उसके बारे में ट्रिब्यूनल से रिलेटेड बात करता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पंचायत पार्ट 9 सही है। म्यूनसिपालिटी पार्ट 9 बी में है। कोऑपरेटिव पार्ट 9 बी ये भी सही है। ट्रिब्यूनल जो है पार्ट 14 में दिया है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका गलत करेक्टली मैच नहीं, तो वो डी है। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पंचायती राज। पंचायती राज पार्ट 9 में दिया है, तो राइट ऑप्शन है। विच ऑफ फॉलोइंग पंचायती राज प्रोविजन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड पार्ट 9, तो ये सही है। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 4 तो कट गया, 3 तो कट गया, तो ए ऑप्शन सही है। ए का 2 हो गया। फंडामेंटल ड्यूटी आप लोगों को पता है कि पार्ट 4 में दी गई है। 4A में यूनियन के बारे में, पार्ट 5 में दिया, इमरजेंसी 18 में दी है, तो इस तरीके से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग इन गिवन कोड। तो पार्ट 15 में आप लोगों को पता है कि इलेक्शन से रिलेटेड बात है। पार्ट 16 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बताता है स्पेशल लैंग्वेज, कुछ स्पेशल प्रोविजन जो बनाए गए हैं उसके बारे में बात करता है। पार्ट जो हमारा 17 है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। पार्ट 18 हमारा इमरजेंसी की बात करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी आप लोगों के सामने, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
पार्ट 16 अभी आप लोगों को बताया हूँ कि जो स्पेशल प्रोविजन है सर्टेन क्लासेज उसके बारे में बात करता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिस पे एक नज़र हम सरसरी डाल लेते हैं। तो आर्टिकल 22 आर्टिकल पहले थे, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट 8 शेड्यूल थे। तो अभी प्रेजेंट में जो है वो 468 आर्टिकल हैं, जबकि कुछ पार्ट है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। अब कुछ आर्टिकल हैं जिन पे सरसरी निगाह डाल लेते हैं। आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी की बात करता है। 2 कोई नया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इस्टेब्लिश करना है, उसकी बात करता है। 3 नए स्टेट का फॉर्मेशन बताता है। 5 की जब काम सिटीजनशिप कमेंसमेंट की बात करता है। 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। 15 डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, रिलीजन रेस कास्ट सेक्स के बेसिस पे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। इसमें कई सारे केस हैं, जिसके धनिया दागी का केस है, मिर्जा का केस है, उसके बारे में मैं बात करूंगा जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात है। 18 में टाइटल को एबॉलिशन की बात है। 19 में कुछ हमारे फ्रीडम अभिव्यक्ति की बात है, स्पीच की बात है। 20 में हमको अगर कोई कन्विक्शन हो रहा है तो उससे प्रोटेक्शन है। 21 में हमारी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात है। 21 में राइट टू एजुकेशन की बात है। 23 में अगर ह्यूमन को फोर्स लेबर पे भेजा रहा है तो उसकी बात है। प्रोटेक्शन अगर हमारा इनलीगली प्रकार से हमको डिटेन किया जाता है तो आर्टिकल 22 में है। जो फैक्ट्री में बच्चे काम करते हैं उनका प्रोविज़न 24 में दिया है। 25 में फ्रीडम रिलीजन को अपने प्रैक्टिस करने प्रोपोगेशन की बात है। 26 में अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की बात है। 27 में कुछ फ्रीडम है कि आप इन टैक्स प्रमोशन इन चीज़ों पे नहीं देंगे। 28 में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का या रिलीजियस वर्शिप करने का अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसकी फ्रीडम है। 29 जो है लिंग्विस्टिक आधार पे या भाषाई आधार पे या कल्चर के उनको प्रोटेक्शन के लिए इंटरेस्ट माइनॉरिटी के प्रोटेक्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन कर सकते हैं, 30 में दिया है। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो 32 में दिया है। 38 में सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लोगों का वेलफेयर करने के लिए वेलफेयर स्टेट या और भी जो भी गवर्नमेंट के स्कीम है इंस्टीट्यूशन है सोशल वेलबींग को स्टैंडर्ड करना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, उनके लिए तमाम प्रकार के सोशल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम चलाना, चाहे वो मनरेगा वो सब इसी में आते हैं। वो जो DPSP है। 39 में फॉलोड बाई स्टेट की बात है। इक्वल जस्टिस 39A में उसके बारे में दिया गया है। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट आप लोगों को आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत के बारे में, 41 में अगर एजुकेशन और राइट टू वर्क के बारे में है, 43 में लिविंग वेजेज आपको मिलेंगे। समान नागरिक संहिता 44 में है, अगर आप अपने बच्चे को जो 6 से 14 साल का उसको कंपलसरी एजुकेशन 45 में है। 48 में एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन दिया है। 48 में अपने इन्वायरमेंट को सेव करना के बारे में दिया है। 49 में मान्यूमेंट और जो आपकी नेशनल संस्कृति की इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं, कल्चर इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में दिया है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का विभाजन दिया है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव फ्रीली फेयर काम कर सके और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सके। 51 में इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बताया गया। 51 में फंडामेंटल ड्यूटी एक इंसान की क्या होना चाहिए कि रिस्पेक्ट आइडल को करे, मानूमुंड करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करे। प्रेसिडेंट के बारे में 52 में दिया है। 53 में एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन के बारे में दिया है। 54 में उसके इलेक्शन प्रेसिडेंट के बारे में। 55 में माइनर के बारे में। 57 में उसके एलिजिबिलिटी के बारे में। 58 में क्वालिफिकेशन के बारे में। 60 में ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में, कैसे उसका महाभियोग होगा प्रेसिडेंट का, वो दोनों जो सदन है उनसे पूरी 2/3 मेजोरिटी जरूरी है। 61 में दिया है। वाइस प्रेसिडेंट 63 में दिया है। वाइस प्रेसिडेंट एक ऑफिशियल चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट का। 64 में दिया है। इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का 66 में दिया है। प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकता है पार्डन 72 में दिया है। काउंसिल बिना एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकता 74 में दिया है। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा 75 में दिया है। अटॉर्नी जनरल 76 में दिया है। कंपोजिशन काउंसिल ऑफ स्टेट का 80 में दिया है। हाउस ऑफ पीपल
के बारे में राज्यसभा का कंपोजिशन 81 में दिया है। ड्यूरेशन जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का कितना चलेगा 83 में दिया है। मेंबर जो होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगा 84 में दिया है। जो सेशन पार्लियामेंट होंगे चाहे वो प्रोबेशन हो, चाहे डिजोल्यूशन हो, चाहे लैम डक सेशन हो या कोई और भी जो सेशन होते हैं, जो पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, वो 85 में दिया है। जो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होगा वो 89 में दिया है। स्पीकर के बारे में 93 में दिया है। डिप्टी स्पीकर के बारे में वोटिंग जो हाउस में होती है या सारे क्वायरम वो 100 में दिया है। ज्वाइंट सीटिंग बोथ हाउस पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट के बारे में बुलाई जाती है वो 108 में दिया है। स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल से रिलेटेड 109 में दिया है। मनी बिल के बारे में 110 में दिया है। 111 में बिल के बारे में दिया है। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट 112 में दिया है। 114 में अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल के बारे में दिया है। वोट ऑन अकाउंट के बारे में जब ज़रूरत होती है और गवर्नमेंट को एक्सेप्शनल ग्रांट की ज़रूरत होती है तो वो पार्लियामेंट से ले सकती है पार्लियामेंट की सहमति से, वो 116 में दिया है। स्पेशल प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल बिल 117 में दिया है। प्रेसिडेंट प्रोमगनेट कर सकता है ऑर्डिनेंस जब दोनों को जो प्रोफेशन में नहीं है या पार्लियामेंट स्थगित है इमरजेंसी के समय 123 में दिया है। सुप्रीम कोर्ट 124 में दिया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेखा रख सकती है, जो भी कोर्ट के रिकॉर्ड है, जो भी जुडिशियल जजमेंट आए हैं वो 129 में दिया है। कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से, जैसे बाबरी मस्जिद के केस में कंसल्ट करा था। रेस इस्माइल फारूकी का केस 143 में दिया। कंप्लोरर एंड ऑडिटर जनरल 148 में दिया है। एग्जीक्यूटिव पावर 154 में दिया है। गवर्नर के बारे में 155 में अपॉइंटमेंट दिया है। एक सेक्टर में गवर्नर ग्रांट कर सकता है, पार्टनर सस्पेंड कर सकता है, उसके बारे में दिया है। और भी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में 165 में दिया है। एसेंट ऑफ बिल 200 में दिया है कि प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए बिल रख सकता है, रिजर्व कर सकता है। 201 में दिया है। हाई कोर्ट स्टेट की जो होंगी 214 में दिया है। 213 में गवर्नर ऑर्डिनेंस प्रोमलेट कर सकता है। 216 में हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया। 215 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में दिया है। अपॉइंटमेंट जो जज होगा हाई कोर्ट का वो 217 में दिया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जिन पे मैं एक नज़र डालना चाहता हूँ। तो पावर जो हाई कोर्ट का रीट इशू करने का है वो 226 में दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट 233 में दिया है। स्पेशल प्रोविजन जो दिल्ली के लिए बनाए गए हैं वो 239 एक के बारे में दिए गए। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। 243 बी में काम पंचायत के बारे में दिया गया है। इलेक्शन जो पंचायत का है 243 के उसके बात करता है। इलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 243 जीजेड उसके बारे में बात करता है। 249 में अगर स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती। 293 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट कन्वेंशन साइन कर सकती है, लेजिस्लेशन बना सकती है। अगर डिस्प्यूट वाटर या स्टेट रिवर वैली से तो 262 में एजुकेशन दिया गया है। इंटर काउंसिल स्टेट ताकि स्टेट और सेंटर के बीच में सामंजस्य बना रहे उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है, जो जिससे जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, एक कोऑर्डिनेटिव फेडरलिज्म की जो भावना है जिससे दोनों एक बेहतर तरीके से फ्री फ्लो काम कर सकते हैं, तो वो 263 में दिया है। कंसोलिडेटेड फंड 266 में दिया है। कंटिजेंसी फंड 267 में दिया है। फाइनेंस कमीशन 280 में दिया है। पर्सन को हम डिप्राइव नहीं कर सकते उसकी अथॉरिटी से, उसकी प्रॉपर्टी से 300 में दिया है। ऑल इंडिया जो सर्विसेज है 312 में दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगा वो 315 में दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323 में दिया है। और भी जो अदर ट्रिब्यूनल है वो 323 में दिया है। जो सुप्रीम डायरेक्शन कंट्रोल है इलेक्शन कमीशन का वो 324 में दिया है। रिजर्वेशन जो सीट है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की वो 330 में दिया है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में जो प्रेसिडेंट लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन करता है 321 में दिया। हालांकि अब ये प्रोविजन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको रिपील कर दिया गया है।
अब रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का दिया है वो 332 में दिया है। नेशनल कमीशन जो शेड्यूल कास्ट का एम्पावरमेंट करने के लिए, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल चेंजमेंट के लिए 338 में दिया है। सेम शेड्यूल ट्राइब के लिए 338 में दिया है। बैकवर्ड क्लासेस का उत्थान करने के लिए उसके लिए कमीशन बनाया गया, उसके चेयरमैन और जो भी मिनिस्ट्री के लोग हैं ताकि बैकवर्ड क्लास का डेवलपमेंट हो सके, वो 338 में दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूनियन के 343 में है। फैसिलिटी जो मदर टंग की प्राइमरी स्टेज पे 350 है। 350 में स्पेशल ऑफिसर बनाया जाएगा जो लैंग्वेज आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट है उनके माइनॉरिटी में जो लोग कम है उनकी लैंग्वेज को प्रमोशन या प्रमोट करने के लिए डायरेक्शन दिया जाएगा कि हिंदी लैंग्वेज को कैसे डेवलप करा जाए। 351 में दिया है। जब प्रोक्लेमेंसी की उद्घोषणा होगी नेशनल इमरजेंसी 352 में दिया है। अगर स्टेट इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती 356 में दिया है। 358 में आर्टिकल 19 का सस्पेंशन इमरजेंसी के समय दिया है। 359 में इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी दिया है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। 365 में उसके इफेक्ट बताए गए हैं जो डायरेक्शन यूनियन स्टेट को देगी कि रेलवे से रिलेटेड और भी जो कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करना है उसकी बात है। पावर ऑफ पार्लियामेंट के अमेंड कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन 368 में दिया। टेम्पररी प्रोविजन जो जम्मू कश्मीर के लिए बनाए गए हैं 6 अगस्त 2019 को, या स्पेशल प्रोविजन जो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 371 में दिए गए हैं। तो ये मोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे स्वाभाविक सी बात है मोर देन 400 आर्टिकल है। पहले 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में 468 आर्टिकल से ऊपर हैं जिसमें 12 शेड्यूल हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। देयर वर ओनली हाउ मैनी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोगों को पता है 395 आर्टिकल थे ओरिजिनली। टोटल नंबर आर्टिकल शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे थे पहले कितने थे 395 थे, और स्वाभाविक सी बात है 12 आर्टिकल थे। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे 12 नहीं थे, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे 8 आर्टिकल थे, जबकि इसीलिए सस्पेंशन में क्वेश्चन हाउ मैनी पार्ट ऑफ आर्टिकल एंड शेड्यूल वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 22 पार्ट थे हमारे पास, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्राइज ऑफ 395 आर्टिकल 22 पार्ट में और 12 शेड्यूल में, तो राइट ऑप्शन ए होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के तो आर्टिकल 3 में दिया है, तो आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन के बारे में सिटीजनशिप पार्ट 2 में दिया है। फंडामेंटल राइट हमारा पार्ट 3 में दिया है। ट्रिब्यूनल के बारे में 323 ए में दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। द प्रोविजन ऑफ नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इम्पोज 117 में ये प्रोविजन दिया कि कोई भी बिल इम्पोज टैक्स से रिलेटेड लेजिस्लेशन में नहीं होगा जब तक कि पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट है वो उस पर अपना रिकमेंडेशन नहीं दे देता कि कोई भी बिल इम्पोज नहीं किया जाएगा टैक्स से लेकर। 170 में एक स्पेशल प्रोविजन फाइनेंस बिल के बारे में बात करता है कि जो इम्पोजिशन एंड एबॉलिशन और इमिशन अल्टरेशन या रेगुलेशन ऑफ एनी बिल को भी इंट्रोड्यूस करने की बात करता है कि तभी इंट्रोड्यूस होगा जब इसमें प्रेसिडेंट अपनी रिकमेंडेशन दे देंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए है। स्पेशल प्रोविजन फाइनेंस बिल से रिलेटेड 117 में दिया है, तो राइट ऑप्शन ये है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडिया सर्विस के बारे में आर्टिकल 312 बात करता है। ये बताता है कि अगर काउंसिल ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर देता है रिजर्वेशन के जगह 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट होती है और वो नेशनल जो हमारे राष्ट्र के इंटरेस्ट के लिए अगर वो इम्पोर्टेंट है या राष्ट्र के हित के लिए, तो ऑल इंडिया सर्विस को पार्लियामेंट रिकमेंड कर सकती है। जैसे ऑल इंडिया सर्विस में IAS, PCS, डैनिफ, डे की जितनी सर्विस ग्रुप ए लेवल की सब आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन वर प्रॉपर्ली मैच्ड, तो इलेक्शन कमीशन जो है उसके बारे में बात करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली में 39 में ये सही है। आर्टिकल 40 ये भी सही है। 44 ये भी सही है। ये 50 में दिए इसलिए गलत है। सेपरेशन
डी की बात करता है। 124 में हमको सी स्वाभाविक सी पता है, 124 हमारा 5 तो सिटीजनशिप की बात करता है, तो ये तो सही है। 124 या 245 तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, 352 हमारा इमरजेंसी की बात करता है। तो हमसे पूछा कि यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है वो हमसे पूछा यहाँ पे सही क्या है, तो हमारा यूनियन जुडिशरी सही है, बाकी सब की नहीं। सिटीजनशिप 2 में दिया है, इमरजेंसी हमारा प्रोविजन 352 में प्रोक्लमेशन की बात है, इमरजेंसी की बात नहीं है। यहाँ 332 दिया है, 245 में डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं है, दूसरे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट की बात है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे इसीलिए ए होगा। 124 का ए, बी का 2, इस तरीके से हम इसका सही मिलान करेंगे। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 36 हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करता है। 74 हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करता है। 378 हमारा अमेंडमेंट की बात करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मेड टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ। जो नया स्टेट है वो हमारा आर्टिकल 2 उसकी बात करता है। इक्वालिटी 14 की बात करता है। प्रोटेक्शन 22 की बात करता है। एसेंट हमारा आर्टिकल 111 बात करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा B21 जो बात करता है। एडमिट हमारा 2 में दिया है, इक्वालिटी 14 में दिया है, बरिस्ट 22 में दिया है, प्रेसिडेंट बारे में 11 में दिया है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 54 जो हमारा है वो इलेक्शन की बात करता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। आर्टिकल हमारा 75 जो है वो ये बात करता है कि जो हमारा चीफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये 4 की बात करता है। तो हमारे पास तो जो एक पहली चीज़ है ए का जो हमारा एक है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए बन जाएगा, क्योंकि 54 जो है इलेक्शन की बात करता है। 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है। 155 जो हमारा गवर्नर की बात करता है। 164 हमारा चीफ मिनिस्टर स्टेट का कैसे अपॉइंट होगा उसकी बात करता है। 170 हमारा प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। 61 हमारा इम्पीचमेंट की बात करता है कि कैसे जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको हटाया जाएगा। हमारा 94 जो है वो रिमूवल ऑफ स्पीकर की बात करता है। हमारा आर्टिकल जो 90 है वो ये बात करता है कि कैसे रिमूवल होगा डिप्टी चेयरमैन का। तो ये डिप्टी चेयरमैन की बात करता है। 90 डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल होगा। 94 में स्पीकर कैसे रिमूव होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का सी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। द ओरिजिनली हाउ मैनी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे। तो इसमें द टोटल नंबर आर्टिकल शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन नंबरिंग वाइज 395 आर्टिकल। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं। हाउ मैनी आर्टिकल वर देयर इन ओरिजिनल काउंटेशन 22 पार्ट 395 8 शेड्यूल राइट ऑप्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज 395 आर्टिकल 22 पार्ट 8 शेड्यूल 12 अभी कंप्राइज हैं। तो 395 22 पार्ट 12 शेड्यूल राइट ऑप्शन इज हेयर ए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट 3 में दिया है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में दिया है। फंडामेंटल राइट जो हमारा है वो किस पे दिया है, पार्ट 3 पे दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारा जो सीटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो भी इसकी बात करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये होगा जहाँ फॉर्मेशन आर्टिकल 3 में दिया है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में दिया, फंडामेंटल पार्ट 3 में, सीटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव 323A में इसके बारे में प्रोविजन दिया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नो बिल इज इम्पोजिंग ऑन द इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट रिकमेंडेशन अभी हम लोग पढ़ें तो आर्टिकल 170 हो जाएगा। फाइनेंस बिल 117 की बात करता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया सर्विस 312 में दिया है। इंफ्यूशन आर्टिकल प्रॉपरली मैच। सुप्रीम कोर्ट जो तो कौन सा जो आर्टिकल है वो प्रॉपरली मैच। इलेक्शन कमीशन प्रॉपरली मैच है। तो आर्टिकल बी हो जाएगा। अभी 105 में यूनियन जुडिशरी की बात है, 5 में सिटीजनशिप की बात है। तो इसको तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कौन सा
मिलान किया था, तो ए यहाँ पे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार करा चुका हूँ। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात है, 36 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात है, 74 में काउंसिल ऑफ स्टेट, 368 अमेंडमेंट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू एडमिट न्यू स्टेट बाई लॉ के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 2 इसकी बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट 22 बात करता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंड द बिल 11 इसकी बात करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा ही चुका हूँ। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 324 जो हमारा वो इलेक्शन कमीशन की बात करता है। 315 हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। 280 हमारा फाइनेंस की बात करता है। 328 हमारा नेशनल शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। तो राइट ऑप्शन ए का 4, बी का 3, इस तरीके से आप देख सकते हैं। 324 में इलेक्शन कमीशन, 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन, 380 में फाइनेंस, 380 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 323 ए में जो है वो हमारा एक इसकी बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है। 324 हमारा इलेक्शन की बात करता है। 330 हमारा रिजर्वेशन ST SC की बात करता है। और 320 जो हमारा है वो पूरी तरीके से फंक्शन किस प्रकार से हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। तो 321 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 323 में इलेक्शन, 330 में रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, 320 में पब्लिक फंक्शन किस प्रकार से काम करेगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा 368 में दिया है, 1 का 4, फ्री फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ऑल इंडिया सर्विस 312। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हमारा 148 में दिया है, तो ए का हो गया हमारा 3। इस प्रकार से फाइनेंस कमीशन 280 में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमारा कहाँ पे दिया है, 323 ए में दिया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315। तो राइट ऑप्शन 3, 2, 4, 1 इस तरीके से आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की बात करता है। आर्टिकल 98 जो है 239 है वो पूरी तरह 26 हमारा रिलीजियस मैनेज की बात करता है। तो इस तरीके से 26 रिलीजियस मैनेजर, 40 विलेज पंचायत, 98 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। तो जो बचा 239 वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात करता है। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शन को, अगर आप लोगों को आर्टिकल पता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को आर्टिकल अभी बताया हूँ। आर्टिकल 17 आपको पता ही है कि कौन सा मैच है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। 14 में 78 में पार्लियामेंट के बारे में दिया है, नहीं पार्लियामेंट की कोई। 152 में सैलरी अलाउंसेस पार्लियामेंट, नो। आर्टिकल 352 सही है, जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात करता है। तो राइट ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, नहीं। 215 में ये दिया है कि हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होंगे। 226 में ये दिया है कि रिट किस प्रकार से इशू होगी। 227 में जो दिया है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। 227 ये बताता है कि आपका सुपरिटेंडेंस का हाई कोर्ट किस प्रकार से देख रेख करेगी, उसके बारे में। 226 में इशू रिट करेगी। 215 में हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को किस तरीके से देखेगी। 222 में जो ट्रांसफ़र है जजेज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कैसे होगा, उसके बारे में बात करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट होगी। ये हमारा आर्टिकल 241 कहता है, पार्ट 8 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि यूनियन और टेरिटरी से डील करता है। 239 में एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी का कैसे होगा। 240 में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेशन कुछ सर्टेन यूनियन टेरिटरी के लिए कुछ कानून बना सकता है या कैसे रेगुलेट करना है, उसके बारे में दिया है। 241 में हाई कोर्ट की यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट होगी, उसकी बात करता है।
तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। 76 जो हमारा अटॉर्नी जनरल की बात करता है, 148 कंप्लोरर की बात करता है, 75 वन अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, 131 जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा 14 में दिया है। राइट टू वर्क हमारा आर्टिकल 42 में दिया है। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन 41 में दिया है। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन हमारा 42 में दिया है। आर्टिकल राइट टू वर्क हमारा 41 में दिया है, और जबकि फ्री एजुकेशन जो है वो हमारा 45 में दिया है। तो इस प्रकार से आप इसको मिलान कर लेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली कौन नहीं मैच है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। 371 में स्पेशल प्रोविजन जो है वो मणिपुर के लिए है, ना कि मेघालय के लिए है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ते रहें दोस्तों। ये ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, लड़ते रहना है, आप ज़रूर जीतेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। और आप लोगों को कुछ शायरियाँ सुनाता हूँ कि बहती हुई आँखों की रवानी में मरे हैं, कि जो आँखों में रवानी दिखती है कि ये कर लें वो कर लें, उन्हीं सब चीज़ों में मरे हैं। कि बहती हुई आँखों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरी ऐन जवानी में मरे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके सारे ख्वाब मुकम्मल ही हो जाएं, लेकिन अगर मुकम्मल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लगे रहिए, प्रयास करते रहे। अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। कि कब्रों में नहीं हम किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। तो मोहब्बत की कहानी से बाहर आइए। ये अगर किताबों में मन लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मोहब्बत तो बाद में भी हो जाती है। कि इश्क में अब कहाँ कोई लड़की दीवानी है, कोई खास कर इश्क में कहाँ कोई लड़की दीवानी है। नाप तोल के हैसियत वहसियत पे मरती हैं लड़कियां, अब कोई लड़की इश्क में कहाँ दीवानी है। तो आप इस बात को समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम करेगा। और सफ़र बड़ा कठिन है, कि सफ़र कठिन ही सही मगर आगे बढ़ना जिंदगी है। कांटों से भरी राहों में फूलों सा खिलना जिंदगी है। अब हार जीत की पीक छोड़कर कोशिश करना जिंदगी है। तो दोनों कोशिश करते रहिए। हार जीतना तो अपनी जगह, आप देख थोड़े आए, प्रयास करते करते किसी दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कि गमों के गहरे सायों में भी मुस्कुराहटे ढूंढ लेना ही जिंदगी है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दें। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।